नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको घटनासार के वार्षिक करंट अफेयर में। ये हमारी करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज का 35वां लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले और महोत्सव के बारे में। देखते हैं पहला सम्मेलन कौन सा है। जैव विविधता पर कॉप 16 सम्मेलन, अर्थात जो जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ 16वां था। इस सम्मेलन का आयोजन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच कैली, कोलंबिया में किया गया था, जिसकी थीम थी प्रकृति के साथ शांति। तो यह सम्मेलन कोलंबिया अर्थात लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका में हुआ था। इसके पहले सम्मेलन हुआ था कॉप 15, जो सीबीडी पर था, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। तो 15 सम्मेलन हुआ था कहाँ? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। वहां पर कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा को अपनाया गया था। उसके बाद यह पहली जैव विविधता सीओपी थी, कन्वेंशन ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। सीओपी का मतलब ही होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, पार्टी का सम्मेलन, जिसमें 200 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कॉप 16 की बैठक में 30 अक्टूबर 2024 को भारत ने अपना अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का दस्तावेज भी जारी किया था। तो हमारे भारत के द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना को जारी किया कहां पर? कुनमे वो कैलिफोर्निया के कैली में आयोजित होने वाले कॉप 16 सम्मेलन में, जिसमें वैश्विक कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा के साथ संरेखित भारत की जैव विविधता संरक्षण प्रयासों के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करता है। इसके लिए ये कार्य योजना और रणनीति तैयार की गई है, जो कॉप 15 में अपनाया गया था। वैश्विक कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा, उसी के अनुरूप इस रणनीति और कार्य योजना को प्रस्तुत किया है। इस रोड मैप में 2030 तक जैव विविधता की हानि को रोकने और उसकी भरपाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तथा 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन जीने का भविष्य प्राप्त करना इस लक्ष्य में शामिल था। अगला सम्मेलन है पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सौजन्य से 5 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन की थीम थी एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म की समझ को बढ़ावा देना उद्देश्य था। अगला सम्मेलन है विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली, अर्थात वार्सा 2024, विश्व दूरसंचार मानवीकरण असेंबली, जो 2024 में इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक? 15 से 24 अक्टूबर 2024 तक। कहां पर इसका आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। ये मानवीकरण नहीं, मानकीकरण है, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। वह 4 वर्ष में आयोजित होने वाला, तो यह 4 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। तो यह 4 वर्ष में आयोजित होने वाला नाटसा 2024 का भारत में पहली बार आयोजन हुआ है। इस बैठक में टेक्नोलॉजी और टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। अगला सम्मेलन है 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024। वार्सा 2024 के दौरान 15 से 18 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का भी आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कब से कब तक किया गया? 15 से 18 अक्टूबर 2024 के बीच। इस मोबाइल कांग्रेस का मुख्य विषय था, या थीम बोला जाए तो भविष्य अभी है, भविष्य अभी भी है। अगला सम्मेलन है चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन 2024। यह गुजरात के गांधीनगर में स्थित महात्मा गांधी मंदिर में 16 से 18 अक्टूबर 2024 तक चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 16 सितंबर को किया गया था। री इन्वेस्ट 2024 का उद्देश्य दुनिया भर में गैर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र
में भारत की स्थिति को मजबूत करना और वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी देश के रूप में भारत को स्थापित करना। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय नवीन ओ, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो आयोजन तो हमारे नवीन एंड नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया, लेकिन उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे ने भागीदार देश के रूप में हिस्सा लिया था। साथ ही देश विदेश के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। अगला टॉपिक है सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2024। यह 11 से 13 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 सितंबर 2024 को किया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए चिप सिर्फ सेमीकंडक्टर सेक्टर तक सीमित नहीं है, यह हमारे लिए करोड़ों आकांक्षाओं को पूरा करने का भी माध्यम है। इस सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शक और 150 वक्ताओं ने हिस्सा लिया था। अगला सम्मेलन है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 अर्थात ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024 के बारे में। मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 28 से 30 अगस्त 2024 के बीच ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। कहाँ पर? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। इस फेस्टिवल का आयोजन पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया अर्थात पीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल के द्वारा इसका आयोजन किया गया। फिनटेक फेस्टिवल की इस 5वें संस्करण की थीम थी ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ द फाइनेंस रेस्पॉन्सिबल एआई इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट। इसका थीम थी या मुख्य विषय था इसका। अगला सम्मेलन है नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन। इसका आयोजन 11 से 12 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन नागरिक उड्डयन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 29 देशों के लगभग 250 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में नागरिक उड्डयन क्षेत्र की सुरक्षा और विकास संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। अगला सम्मेलन है भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन 2024। यह 21 से 22 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य डिजिटल क्षेत्र में हिंसक उग्रवाद द्वारा बहुआयामी चुनौतियों से निपटना इसका उद्देश्य है। इस सम्मेलन में भारत, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, यूरोप के विशेषज्ञ, नीति निर्माता, शिक्षाविद और कानून परिवर्तन अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। अगला सम्मेलन है अंतर संसदीय संघ अर्थात इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन की 149वीं सभा। यह 13 से 17 अक्टूबर 2024 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आईपीयू की 149वीं सभा का आयोजन किया गया। तो जो अंतर संसदीय संघ है अर्थात इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का सम्मेलन कहाँ किया गया? यह सभा का आयोजन कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड की जिनेवा में। कौन सी थी? 149वीं। इस आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया था। इस आयोजन का मुख्य विषय था अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करना। अगला सम्मेलन है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। इसका आयोजन 30 से 31 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का चौथा संस्करण भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। सम्मेलन का उद्देश्य शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में। संस्करण कौन सा था? चौथा। थीम क्या थी? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अगला सम्मेलन है
CII इंडिया और अफ्रीकी व्यापार कॉन्क्लेव। यह सम्मेलन या कॉन्क्लेव 20 से 22 अगस्त 2024 के बीच नई दिल्ली में CII इंडिया और अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली में। सम्मेलन का उद्घाटन हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी एक भविष्य का निर्माण। इस सम्मेलन में 6 अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों सहित 1100 1100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। अगला सम्मेलन है ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो 2024। विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन व मानव रहित प्रणालियों की बढ़ती हुई उपयोगिता को देखते हुए 4 से 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया। तो इस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, प्रगति मैदान में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया। इस एक्सपो में 25 से अधिक देशों ने ड्रोन निर्माताओं ने अपने उत्पादों को प्रदर्शन किया। तो जब ये एक्सपो का आयोजन किया गया था तो इसमें 25 देशों के ड्रोन निर्माताओं ने अपने उत्पादों को यहाँ पर प्रदर्शन किया और अपनी प्रतिष्ठा को साबित किया। अगला सम्मेलन है विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातन संस्थान द्वारा विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच का आयोजन नई दिल्ली में 14 से 23 जुलाई 2024 तक किया गया। तो इस विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातन संस्थान द्वारा इसका आयोजन किया गया। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातन संस्थान किसके अंतर्गत आता है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत यह आता है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था 21वीं सदी में विश्व धरोहर, युवाओं का क्षमता निर्माण और अवसरों की खोज करना। अगला सम्मेलन है प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन 2024। भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन 4 से 7 जुलाई 2024 के बीच किया गया। तो जो यह सम्मेलन है प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? भारत के नई दिल्ली में। वो भी कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ? भारत मंडपम में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा। अगला सम्मेलन है चौथा संयुक्त राष्ट्र पुलिस प्रमुख शिखर सम्मेलन 2024। अमेरिका की न्यूयॉर्क में 26 से 27 जून 2024 को चौथे यूएन पुलिस प्रमुख शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। तो जो चौथा संयुक्त राष्ट्र पुलिस प्रमुख शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? अमेरिका की न्यूयॉर्क में, और यह चौथा था। अगला सम्मेलन है पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया पैसिफिक 2024। यह इसका आयोजन 26 से 28 जून 2024 के बीच कोच्चि के केरल में पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ IDF NDDB द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि, केरल में। किसके द्वारा? पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ IDF NDDB के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय या थीम थी फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन डेयरिंग, इसका मुख्य विषय था। अगला सम्मेलन है शिल्प दीदी महोत्सव। यह 16 से 31 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में शिल्प दीदी महोत्सव का आयोजन किया गया। वत्स मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य देश भर में महिला कारीगरों को बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य था। तो शिल्प दीदी महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला सम्मेलन है कृषि अर्थशास्त्री होते हैं ना, तो उसी से संबंधित है। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024।
यह 2 से 7 अगस्त 2024 के बीच नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था स्थायी कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। इस सम्मेलन में 75 देशों के लगभग 740 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। अगला सम्मेलन है ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024। 3 से 4 सितंबर 2024 के बीच मुंबई महाराष्ट्र में ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय था विकसित भारत सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण। अगला सम्मेलन है 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024। यह आयुष मंत्रालय भारत सरकार एवं उत्तराखंड सरकार की सहभागिता से देहरादून में 12 से 15 सितंबर 2024 को इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह किया गया है। कब किया गया? 12 से 15 दिसंबर 2024 के बीच। कहाँ? उत्तराखंड के देहरादून में। इसमें किस किस के द्वारा आयोजन किया गया? तो आयुष मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। जो पर्सपेक्टिव है उसको बढ़ावा देना है। इसमें डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा में। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर चिकित्सा की आयुष प्रणाली की प्रभावकारिता और ताकत को प्रदर्शन करना इसका उद्देश्य था। अगला सम्मेलन है 50वां G7 शिखर सम्मेलन। तो यह 50वां जी शिखर सम्मेलन G7 13 से 15 जून 2024 के बीच इटली अपुलिया के फसानो शहर में इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 7 सदस्य देशों इसके G7 के 7 सदस्य हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। ये 7 सदस्य कौन कौन से हैं? इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी और जापान के राष्ट्राध्यक्षों व शासनाध्यक्षों के अलावा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए थे। इटली के अपुलिया में G7 के आउटरीच सत्र में हिस्सेदारी के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी को भी आमंत्रित किया गया था। अगला सम्मेलन है वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र। यह 6 से 10 मई 2024 के बीच संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में UNFF 19वें सत्र का इसका आयोजन किया गया। इस सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव द्वारा इसका आयोजन किया गया। यह जो वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र था, यह कहाँ किया गया? अमेरिका के न्यूयॉर्क में, जो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय है जहां पर न्यूयॉर्क में, उसका वहां पर इसका आयोजन किया गया। इसमें हमारे भारत की ओर से किसने नेतृत्व किया? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो विशेष सचिव होते हैं उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया भारत सरकार की तरफ से। अगला सम्मेलन है भारत 6G 2024। 15 मई 2024 को नई दिल्ली में संचार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत 6G 2024 की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका मुख्य विषय था 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ आर डिजिटल वर्ल्ड। तो थीम याद रखना। अगला सम्मेलन है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। तो हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित ये शिखर सम्मेलन है। यह जो सम्मेलन है इसका आयोजन 13 से 15 मई 2024 के बीच नीदरलैंड्स के रोटरडम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विश्व भर के 15,000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत ने पहली बार इस सम्मेलन में स्वयं का मंडप स्थापित किया। मंडप की स्थापना केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया। विश्व के इस सबसे बड़े वैश्विक हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व भर में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी का उपयोग को बढ़ावा देना। भारत सरकार ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के परव्यय के साथ अपना राष्ट्रीय हित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया। अगला सम्मेलन है 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक। इसका आयोजन 20 से 30 मई 2024 तक कोच्चि के केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति
की 26वीं बैठक हुई है। इस बैठक की मेजबानी केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के द्वारा इसका आयोजन किया गया। यह 46वीं जो एटीसीएम में 56 संधि दलों ने इसमें हिस्सा लिया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अंटार्कटिका में भारत के नए अनुसंधान केंद्र मैत्री 2 का स्थापना की योजना की घोषणा की। तो इस जब सम्मेलन हुआ ये 46वां अंटार्कटिका संधि पर, तो इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू। उन्होंने घोषणा की कि हम अंटार्कटिका पर मैत्री 2 की स्थापना भी करेंगे। अगला सम्मेलन है 10वां विश्व जल मंच 2024। 10वां विश्व जल मंच, इसकी थीम है साझा समृद्धि के लिए जल। यह आधिकारिक तौर पर 18 से 25 मई 2024 को बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में उपस्थित लोगों में कई देश के नेता और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल थे। मंच ने 4 महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया: जल संरक्षण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा प्राकृतिक आपदाओं का शमन। इसके कुछ विषय थे जिन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इस मंच के उद्घाटन भाषण में 50 करोड़ छोटे किसानों की 2050 तक सूखे की चपेट में आने का उल्लेख किया गया, जो दुनिया के 80% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। उन्होंने पानी से संबंधित चुनौतियों से निपटने में वैश्विक सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया गया। विश्व जल परिषद के अध्यक्ष लोइक पाउचेन ने पर्यावरणीय क्षति की मरम्मत और भविष्य की पीढ़ियों के लिए आशा प्रदान करने की वैश्विक प्रयासों की आवश्यकताओं को संबोधित किया। साथ ही पानी की एकीकृत शक्ति को रेखांकित किया। अगला सम्मेलन है 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन 16 से 18 अप्रैल 2024 तक 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजन किया गया। राज्य के स्वामित्व वाली अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी मदसर द्वारा इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में ज्ञान, विचारों और समाधानों के आदान प्रदान के लिए स्थायी ऊर्जा और जलवायु पहल में वैश्विक नेताओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य था। इस सम्मेलन के उद्देश्य में स्थायी ऊर्जा, जलवायु पहल, ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करना भी इसका उद्देश्य था। अगला सम्मेलन है 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024। यह आयोजन 5 से 6 मार्च 2024 को नई दिल्ली में स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का मुख्य विषय था युवा अभिव्यक्ति, राष्ट्र के परिवर्तन की जुड़ाव और सशक्तिकरण। अगला सम्मेलन है विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन। यह विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रीय सम्मेलन, मंत्रीय स्तरीय जो मंत्री स्तर पर होता वह सम्मेलन 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में संपन्न किया गया। ई कॉमर्स, मत्स्य की सब्सिडी, खाद्य सुरक्षा, सेवाओं के व्यापार एवं विनिवेश आदि मुद्दों के गतिरोधों पर चर्चा का सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में की गई है। इसके साथ ही बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के कामकाज की समीक्षा सदस्यों देशों के व्यापार मंत्रियों की इस सम्मेलन में की गई है। अगला सम्मेलन है विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024। यह 22 से 25 अप्रैल 2024 के बीच नीदरलैंड के रोटरडम में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 की विश्व ऊर्जा कांग्रेस का केंद्रीय विषय था लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। भारत ने इस ऊर्जा कांग्रेस में अपनी नवीन प्रौद्योगिकियों और बिजली उत्पादन प्रथाओं का प्रदर्शन किया। अगला सम्मेलन है पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन। यह 21 मार्च 2024 को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नेतृत्व में 14 देशों 34 देशों के नेता ब्रुसेल बेल्जियम में पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
कहाँ पर किया गया? वुर्सेल, बेल्जियम में। यह पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन था। इस सम्मेलन में शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर चर्चा की गई। दिसंबर 2023 में कॉप 28 सम्मेलन के दौरान 20 से अधिक देशों ने 2020 और 2050 के बीच परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। यह कॉप 28 जो यूएनएफसीसी से संबंधित है, इसका आयोजन किया गया था अबू धाबी में। जबकि कॉप 28 का तो अबू धाबी यूएई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था 2023 में, सॉरी। जबकि एक और कॉप 29 का आयोजन हो चुका है। इसका आयोजन कॉप 29 का कहाँ हुआ? अजरबैजान के बाकू में। अगला है सम्मेलन प्रजाति ओ माइग्रेट प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कॉप 14 सम्मेलन अर्थात सीएमएस पर जो कॉप 14 सम्मेलन हुआ उससे संबंधित जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कॉप 14 की 14वीं बैठक का आयोजन 12 से 17 फरवरी 2024 तक उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया। तो यह सम्मेलन सीएमएस पर था, कॉप 14। कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, अगला तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। कौन सा था? 14वां। अगला अगला सम्मेलन है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन 2024 दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 13 से 16 जनवरी 2024 के बीच दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इसका मुख्य विषय था गैर संचारी जीर्ण रोग आयुष के माध्यम से रोकथाम और प्रबंधन। अगला सम्मेलन है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024। यह 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन 12 से 16 जनवरी 2024 के बीच नासिक महाराष्ट्र में आयोजन किया गया। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। किसके याद में? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती की याद में, अर्थात बर्थ डेट की याद में इसको मनाया जाता है। अगले सम्मेलन है नव भारत अर्थात 9th इंडियन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023। हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। इस विज्ञान महोत्सव की थीम थी अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। तो थीम याद रखना। IISF 2023 का उद्देश्य व्यापक स्तर पर लोगों को प्रेरित करना और छात्रों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, उद्योगों के पेशेवर, उद्यमियों तथा विज्ञान जो संयोजक होते हैं जैसे विविध स्तर के हितों वाले व्यक्तियों के लिए एक मंच का प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगला सम्मेलन है विंग्स इंडिया एक्सपो 2024। यह हैदराबाद तेलंगाना में 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना, भारतीय नागरिक उड्डयन 2047 के लिए मंच तैयार करना। तो थीम याद रखना है इसका। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद तेलंगाना में। यह एशिया का सबसे बड़ा उड्डयन कार्यक्रम है। अगला सम्मेलन है इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो। यह 4 से 8 जनवरी 2024 तक इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया। इस शो का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया गया है। पीयूष गोयल के द्वारा इसका आयोजन उद्घाटन किया गया। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो के 16वें संस्करण में 1500 प्रदर्शक, 3000 स्टॉल लगाए गए हैं। भारत में रत्न एवं आभूषण सेक्टर 2030 तक निर्यात को $75 बिलियन और 2047 तक $100 बिलियन तक पहुंचाना इसका उद्देश्य। तो 2030 तक जो रत्न एवं आभूषण सेक्टर है उससे संबंधित निर्यात $75 बिलियन कर देना 2030 तक।
जबकि 2047 तक $100 बिलियन कर देना इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला सम्मेलन है कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024। इस सम्मेलन का आयोजन 3-4 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन 3 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने और समापन 4 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है इसका। तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जबकि समापन हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। तो यह सम्मेलन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। सम्मेलन का नाम याद रखना, कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। CLEA कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024 का मुख्य विषय था न्याय दिलाने में सीमा पार चुनौतियां। सम्मेलन का उद्देश्य था कानूनी शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय न्याय वितरण में चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यापक रोड मैप विकसित करना। अगला सम्मेलन है जलवायु सम्मेलन 2024। इसका आयोजन मुंबई में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। कब से कब तक? 12 जनवरी 2024 को। इस सम्मेलन का आयोजन ग्रीन क्लाइमेट फंड रेडीनेस प्रोग्राम के तहत UNDP इंडिया के साथ नॉलेज पार्टनर अवाना कैपिटल के द्वारा इसका समर्थन किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। अगला सम्मेलन है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में 12 से फरवरी 2024 के बीच किया गया। इस सम्मेलन में दुनिया के 25 से अधिक देशों ने या उनके प्रमुखों ने और उनके प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस वर्ष भारत, तुर्की और कतर को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था। भारत की ओर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन के इस वर्ष की थीम थी भविष्य की सरकारों को आकार देना, अर्थात शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। हमारा अगला टॉपिक रहेगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित करंट अफेयर। तो एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का लद्दाख में उद्घाटन किया गया। तो यह दूरबीन है जो एशिया की सबसे बड़ी है। नाम क्या है? इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख के हानले में 9 अक्टूबर 2024 को उद्घाटन किया गया। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला दुनिया में सबसे ऊंची दूरबीन है जो 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणों अध्ययन जो एक्सपेरिमेंट हो ना उसको करने में मदद करेगी। अध्ययन करेगी किसका? उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणों का। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया? लद्दाख के हानले में। मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य भारतीय उद्योग साझेदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित इस दूरबीन का निर्माण किया गया। तो यह दूरबीन जिसका निर्माण किया गया स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। यह दूरबीन लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है जहां प्रदूषण बिल्कुल नहीं है और घनी काली रातों में यहां से तारामंडल स्पष्ट दिखता है। चेरेनकोव दूरबीन जो विकिरण को उत्सर्जित करने में सक्षम है, इसके मिरर कैमरे चमक को उसके ब्रह्मांडीय स्रोत तक ले जाते हैं। दूरबीन का व्यास 21 मीटर, ऊंचाई 43 मीटर और वजन 175 टन है। इसका रिफ्लेक्ट क्षेत्र 356 वर्ग मीटर है। वहीं हीरे से बने 1424 मिरर और 68 पहिए हैं। 270 डिग्री तक घूमने में यह दूरबीन सक्षम है। अगला है 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए। तो
3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया। सुपर कंप्यूटर की निर्माण लागत 130 करोड़ रुपए आई है। अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान को सहायता देने के लिए उन्नत प्रणालियों को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया जाएगा। तो ये जो 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर हैं, इनको स्थापित कहाँ किया जाएगा? एक तो पुणे में, एक दिल्ली में, एक कोलकाता में। इस वर्ष के बजट के अनुसंधान कोष के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधा के लिए तैनात किया गया है। पुणे में विशालकाय मीटर रेडियो टेलीस्कोप, हार्ट रेडियो वर्स्ट और अन्य खगोलीय घटनाओं का पता लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा। तो यह विशालकाय मीटर रेडियो टेलीस्कोप फास्ट रेडियो बर्स्ट और अन्य खगोलीय घटनाओं का पता लगाएगा। दिल्ली में जो स्थापित किया गया है, ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर पदार्थ विज्ञान और परमाणु भौतिकी जैसे क्षेत्रों में रिसर्च को बढ़ावा देगा। जो कोलकाता में स्थापित किया गया है, इसमें एस.एन. बोस केंद्र भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में उन्नत पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो वो था परम 8000, 80,000 नहीं 8000, जिसे साल 1991 में विकसित किया गया था। प्रधानमंत्री ने इसी अवसर पर अर्का और अरुणिका 2 नामक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम का भी उद्घाटन किया गया। जब इन 3 सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया था, तो इसी अवसर पर हमारे मोदी जी ने, जो प्रधानमंत्री, उनके द्वारा अर्का और अरुणिका 2 नामक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम का भी उद्घाटन किया गया था। ये सुपर कंप्यूटर नहीं थे, जबकि ये 3 जो पुणे, कोलकाता और दिल्ली में स्थापित किए गए हैं, कौन से प्रकार के थे? परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, इनका उद्घाटन किया गया था। उनके साथ साथ अर्का और अरुणिका का। अगला विज्ञान से संबंधित न्यूज है। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा में भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया। तो इसका जलावतरण कहाँ किया गया? गोवा में। यह समुद्र के प्रदूषण को नियंत्रित करेगा। यह पोत देश के समुद्री तटों पर तेल रिसाव की घटनाओं को पता लगाने और उन्हें रोकने में सहायता करेगा, अर्थात समुद्र पर प्रदूषण को कम करेगा। भारतीय तटरक्षक बल के लिए समुद्र प्रताप को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया। तो इसका डिजाइन और निर्माण किसके द्वारा किया गया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। इस जहाज की कुल लंबाई है 114.5 मीटर, चौड़ाई 16.5 मीटर और इसका विस्थापन भार 4170 टन है, जिसमें 14 अधिकारी और 115 नाविक सवार हो सकते हैं। जहाज समुद्र प्रताप के निर्माण की कार्य की शुरुआत का समारोह 21 नवंबर 2022 को किया गया था। इस परियोजना में 60% से अधिक स्वदेशी जो सामग्री होती है, उसका उपयोग किया गया है। अगला है भारतीय टाइफाइड वैक्सीन जायबैक टीसीवी को WHO की मंजूरी प्रदान की गई। अक्टूबर 2024 में टाइफाइड की वैक्सीन जायबैक टीसीवी को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही जायस्ट लाइफ साइंसेज लिमिटेड की यह वैक्सीन, तो यह वैक्सीन किसकी है? जायड्स लाइफ साइंसेज लिमिटेड की WHO की वैश्विक सूची में शामिल हो गई है। टीका निर्माता कंपनी ने 23 अक्टूबर 2024 को कहा कि हाल ही में भारत सरकार ने इस टीके को भी मान्यता दे दी है। तो इस जो जायबैक टीसीवी वैक्सीन थी, इसको WHO ने मंजूरी दी। उसके बाद हमारी भारत सरकार के द्वारा भी
इस टीके को मान्यता दे दी है। कब? अक्टूबर 2024 में। गुजरात के अहमदाबाद में विकसित टाइफाइड संयुग्मित टीका 6 संयुग्मित टीका जो जाइवेक टीसीबी है, इसको 6 माह से लेकर 65 वर्ष तक के लोगों को सल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया से बचाव के लिए दिया जा सकता है। इसका विकास कहाँ किया जा रहा है? अहमदाबाद में। और यह 6 माह से 65 वर्ष तक के लोगों के लिए जो सल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया होता उसके बचाव के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अगला है सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन हेलकोल। तो यह हेलकोल जो वैक्सीन है ओरल है और सिंगल स्ट्रेन पर आधारित है। 27 अगस्त 2024 को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन हेलकोल को लॉन्च किया गया। भारत बायोटेक ने इसे हेलमेन लेबोरेटरीज के लाइसेंस के तहत विकसित किया। यह किसके द्वारा विकसित किया गया? भारत बायोटेक ने। किस लाइसेंस के तहत? हेलमेन लेबोरेटरीज के लाइसेंस के तहत इसे विकसित किया गया। प्रत्येक वर्ष विश्व में वैक्सीन को 100 मिलियन से अधिक की खुराक की आवश्यकता होती है। भारत बायोटेक द्वारा भुवनेश्वर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर इसका निर्माण की सुविधाएं की गई हैं। अगला है विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र। इसे जुलाई 2024 में चीन के गांसू प्रांत में विश्व के पहले दोहरे टावर वाले सौर तापीय बिजली संयंत्र का अनावरण किया गया। कहाँ? चीन में। चीन के कहाँ पर? गांसू प्रांत में। यह विश्व का पहला दोहरे टावर वाले सौर तापीय बिजली संयंत्र है। यह संयंत्र ऊर्जा दक्षता में उल्लेखनीय सुधार के लिए एक अभिनव डिजाइन का उपयोग करता है। संयंत्र के 2024 के अंत तक चालू होने की संभावना है। अभी चालू नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा। अब 2025 के प्रारंभ तक ये हो जाएगा। इस संयंत्र में दो 200 मीटर ऊंचे टावर हैं जिसमें प्रत्येक के चारों ओर लगभग 30,000 दर्पण लगे हैं जो टावरों पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए एक दूसरे पर ऊपर जो ओवरलैपिंग है ना, ओवरलैपिंग सर्कल बनाते हैं। तो इसमें 200 मीटर ऊंचा टावर है जहां पर लगभग 30,000 दर्पण लगे हुए हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश दर्पण पर पड़ता है तो यह टावर के अंदर पानी को गर्म करता है और जिससे भाप उत्पन्न होती है जो टरबाइन को चलाकर बिजली पैदा करती है। तो यह कारनामा किसने किया? चाइना के द्वारा। अगला है स्वदेशी डेंगू वैक्सीन। डेंगूओल के तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण किया गया। 14 अगस्त 2024 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात आईसीएमआर एवं पेनेसिया बायोटेक ने भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगूओल के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की शुरुआत की। यह ऐतिहासिक परीक्षण पेनेसिया बायोटेक द्वारा विकसित भारत के स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन 4 की संयोजकता वाला डेंगूओल के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा। टेट्रावैलेंट का मतलब है यह वैक्सीन 4 विभिन्न वायरस स्ट्रेनों के खिलाफ एक साथ काम करती है। टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन स्ट्रेन जिसका नाम रखा गया टीबी 003 टीबी 005 मूलतः नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए द्वारा विकसित किए गए हैं। तो जो ये है ना टीबी 003 टीबी 005 यह यूएसए के द्वारा वैक्सीन विकसित की गई है, जबकि डेंगूओल हमारे भारत के द्वारा आईसीएमआर और पेनेसिया बायोटेक के द्वारा इसका विकास किया गया और परीक्षण किया जा रहा है। भारतीय डेंगू वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल 2018-19 में पूरा हो गया था और परिणाम आशाजनक मिले थे। आईसीएमआर के सहयोग से पेनेसिया बायोटेक के भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 स्थानों पर तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। इसमें 10,335 से अधिक स्वस्थ होते हैं जो स्वस्थ वयस्क
प्रतिभागी शामिल होंगे। डेंगू के 4 सेरोटाइप डेन V1, डेन V2, डेन V3 और डेन 4 V4 अलग अलग प्रकार के वायरस हैं। तो डेंगू किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा डेंगू होता है। इसके 4 सेरोटाइप हैं, डेन V1, डेन V2, डेन V3 और डेन V4। चारों वायरस अलग अलग होते हैं। इसके लिए एक व्यक्ति को 4 बार तक डेंगू हो सकता है। एक व्यक्ति को प्रत्येक वायरस से एक एक बार डेंगू होने की संभावना रहती है। प्रत्येक बार एक नए प्रकार का डेंगू होता है। अगला है आईटीआई बॉम्बे और टीसीएस भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप बनाएंगे। तो भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप किसके द्वारा बनाया जाएगा? आईटीआई और टीसीएस के द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे अर्थात आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए भारत की बड़ी आईटी सर्विस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ रणनीति साझेदारी मई 2024 में की। तो ये डायमंड माइक्रोचिप है, आईआईटी बॉम्बे और टीसीएस दोनों ने इसके लिए रणनीति साझेदारी की है और अब दोनों मिलकर डायमंड माइक्रोचिप बनाएंगे। यह उन्नत सेंसिंग टूल सेमीकंडक्टर चिप की जांच में परिशुद्धता के नए स्तरों को प्राप्त करने, चिप विकल्पों वो चिप विफलताओं को कम करने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करने की क्षमता रखेगा। यह प्लेटफॉर्म सेमीकंडक्टर चिप्स के बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण को सक्षम करेगा, जिससे विद्युत उपकरणों की उत्पाद विश्वसनीयता, सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता में सुधार होगा। सेमीकंडक्टर चिप सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आवश्यक है, जो उन्हें स्मार्ट और कुशल बनाते हैं। डेटा के प्रोसेस करने, कार्यों को पूरा करने की क्षमता के साथ ये चिप्स संचार, कंप्यूटिंग, स्वास्थ्य सेवा, सैन्य प्रणालियों, परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा जैसे उद्योगों में उपकरणों के दिमाग के रूप में कार्य करते हैं। अगला है भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया, अर्थात CAR-T सेल थेरेपी इसका शुभारंभ कर दिया गया है। यह स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया गया। तो आज ये शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और किस इलाज के लिए? कैंसर इलाज के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई और टाटा मेमोरियल अस्पताल के समन्वय से यह विकसित की जा रही है। आईआईटी मुंबई में कैंसर उपचार के लिए स्थापित की गई थेरेपी दुनिया की सबसे सस्ती CAR सेल थेरेपी है। जो कार टी सेल थेरेपी है, यह सबसे सस्ती होगी। जो आईआईटी बॉम्बे में कैंसर उपचार के लिए स्थापित की जाएगी, स्वदेशी रूप से विकसित यह CAR-T सेल थेरेपी मेक इन इंडिया पहल का एक उदाहरण है। CAR-T सेल थेरेपी का अर्थ है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। यह एक प्रकार की कैंसर इम्यूनोथेरेपी है, जो कैंसर कोशिकाओं को पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता बढ़ाने के लिए रोगी की स्वयं की टी सेल कोशिकाओं का उपयोग करती है, जिन्हें प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है। अगला है टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया। तो टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा चिली में दुनिया की सबसे बड़ी वेधशाला का उद्घाटन कर दिया गया है। मई 2024 में टोक्यो विश्वविद्यालय ने आटाकामा जो वेधशाला है का उद्घाटन किया है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। चिली के आटाकामा रेगिस्तान में एंटोहाबाग्स्टा क्षेत्र में सेरो त्याज नंतोर के शिखर पर समुद्र तल से 5640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित TAO मानव प्रतिरक्षा और दृढ़ संकल्प के प्रमाण के रूप में खड़ा किया गया है। IAO केंद्र में
6.5 मीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जिसे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अत्याधुनिक उपकरण ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति की खोज पर ध्यान केंद्रित करेगा। जैसे हम जैसे हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसके बारे में हमारे बढ़ते ज्ञान में योगदान मिलेगा। अगला है आईआईटी जोधपुर के छात्रों द्वारा नैनो सेंसर का विकास किया गया। तो आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एक नैनो सेंसर विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। यह नैनो सेंसर हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन के एक समूह साइटोकाइंस को तुरंत लगा सकेगा। साइटोकाइंस सूजन का एक प्रमुख बायोमार्कर है, जिसका उपयोग बीमारियों के निदान और उनकी प्रगति निगरानी के लिए किया जाता है। साइटोकाइंस ऊतक की क्षति की मरम्मत, कैंसर के विकास का पता लगाने और प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह तकनीक सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी पर आधारित है और सरफेस जो सरफेस होता है सरफेस एनहांस रमन स्कैटरिंग नामक सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला है दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन। हाल ही में भारत में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया गया। इसमें गैर विषाक्त स्याही और पुनर्नवीनीकृत कागज से बनी रिफिल का उपयोग किया गया है। इसका बाहरी हिस्सा बांस, कागज, धातु से चुना जा सकता है। तो दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन बनाया गया है। यह पेन नई दिल्ली में सौरभ एच मेहता द्वारा लॉन्च किया गया है। उन्होंने बायोक्यूब व्यवसाय द्वारा शुरू किया गया, जो पर्यावरण अनुकूल स्टेशनरी बेचता है। अगला है कॉम्पैक्ट इन्वर्टर का आईआईटी पटना को पेटेंट मिला है। कॉम्पैक्ट मतलब बहुत छोटा इन्वर्टर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को हाल ही में अपने हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट मिला है, जिसे स्टार्टअप योजना पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी के तहत विकसित किया गया है। यह आविष्कार बैटरी और इन्वर्टर को एक इकाई में एकीकृत करता है, जिससे वजन 80% कम हो जाए। 5 युवा वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन ए.के. ठाकुर द्वारा निर्देशित यह बैटरी स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का वादा करती है। अगला है दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी। 9 जनवरी 2024 को अमेरिका के लॉस वेगास में साल का सबसे बड़ा टेक इवेंट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2024 का आयोजन किया गया। इस इवेंट में दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट ओएलईडी डिस्प्ले टीवी को प्रदर्शित किया गया है। मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी टीवी होगी। यह ओएलईडी डिस्प्ले पर आधारित है। इसका आयोजन लॉस वेगास में सबसे बड़ा टेक इवेंट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में इसका आयोजन किया गया। इसमें 77 इंच का एक ग्लास डिस्प्ले लगा हुआ है, जो ट्रांसपेरेंट है। इससे स्क्रीन पर दिखने वाली इमेज नकली होलोग्राम की तरह हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। एलजी सिग्नेचर ओएलईडी टीवी को इस साल के अंत में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया जाएगा। तो यह एलजी सिग्नेचर के द्वारा विकसित की गई है। डिस्प्ले के बारे में एलजी ने बताया कि बंद होने पर यह व्यवहारिक रूप से इनविजिबल हो जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। जैसे ग्लास होता है वैसा ये काम करता है। टीवी एक जीरो कनेक्ट बॉक्स के साथ आता है, जो टीवी पर वायरलेस तकनीक की मदद से डिस्प्ले पैनल पर वीडियो और ऑडियो ट्रांसमिट करता है। अगला है अटलांटिक तट पर गहरे समुद्र में प्रवाल भित्ति का मानचित्रण। संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं ने नई अंडर वाटर मैपिंग तकनीक का उपयोग करके अमेरिका के अटलांटिक तट के पास गहरे समुद्र में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का मानचित्रण किया है। फ्लोरिडा से दक्षिण कैरोलिना तक चट्टान की लंबाई 310 अर्थात 499 किलोमीटर है। इस रीफ की चौड़ाई 68 मील अर्थात 109 किलोमीटर और इसकी गहराई 200 मीटर से 1000 मीटर तक है, जहां सूर्य की रोशनी भी प्रवेश नहीं कर पाती है। प्रवाल भित्ति पानी के नीचे संरचनाएं हैं, जिनका निर्माण प्रवाल
पॉलिप्स से होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट द्वारा एक साथ जुड़ी रहती हैं। इन्हें समुद्र का उष्णकटिबंधीय वर्षावन वर्षावन भी कहा जाता है। अगला है आईआईटी कानपुर ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास किया गया है। तो जो हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल है, इसका टेस्ट किसके द्वारा किया गया? कानपुर आईआईटी द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा इसका विकास किया गया है। आईआईटी कानपुर की शोधकर्ताओं द्वारा फरवरी 2024 में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया। इस तकनीक सुविधा से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पर परीक्षण किसका किया जाएगा? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का, ताकि ऐसी बेहतर मिसाइल का परीक्षण किया जा सके और यह बनाया जा सके जो सटीक निशाना लगाया जाए। गगनयान आरएलवी के साथ ही इसरो और डीआरडीओ को विभिन्न अनुसंधान एवं परियोजनाओं में इसका उपयोग किया जा सकेगा। यह सुविधा अभी चुनिंदा देशों के पास है, उसमें भारत भी शामिल हो चुका है। आईआईटी कानपुर में स्थापित 24 मीटर लंबी टनल S2 को जिगर ठंडा नाम दिया गया। तो ये टनल बनाई गई है, इसको जिगर ठंडा नाम दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जिगर ठंडा क्या है? तो यह एक टनल है जहां पर हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल बनाई गई है, जहां पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया जा सकता है। इस टनल को संस्थान के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंटल एरोडायनेमिक्स लैब में स्थापित किया जाएगा। इस टनल को संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम शुगरनो और उनकी टीम ने इसे तैयार किया है। तो आप इनके प्रोफेसर का नाम भी याद रखना, जो जिसकी टीम थी, नाम प्रोफेसर का है प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम शुगरनो, और उनकी टीम के द्वारा इस टनल का विकास किया गया। और ये आपसे संस्था भी पूछी जा सकती है, आईआईटी कानपुर के द्वारा।